हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल से दिल तक की क्लास में तहे दिल से आप सभी का स्वागत है। और निमी टेक्निकल क्लासेस को दिल से चाहने वाले सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, सबसे पहली बात तो क्लास को शेयर कर देना यार, है ना, क्योंकि कल वाली जो हमारी क्लास थी उसको बच्चों ने बहुत प्यार दिया। इसके लिए आप सभी को मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहूँगा दोस्तों, धन्यवाद देना चाहूँगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से इस क्लास को भी आपको क्या करना है, शेयर करना है। अच्छा, एक बात ध्यान देना कि बहुत अच्छे लेवल के सवाल हैं, रंग बिरंगे सवाल हैं और अच्छे कंपटीशन के लेवल के सवाल हैं, है ना। हर तरीके से मैं आपको अधिक से अधिक इन्फॉर्मेशन देने के लिए चीज़ें लेकर के आया हूँ, तो थोड़ा सा इत्मीनान और धैर्य बना के रखिएगा, है ना। जल्दबाजी नहीं करना है हमें। जल्दबाजी का काम किसका होता है? शैतान का होता है कि नहीं। और हम क्या हैं? हम इंसान हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों फॉर्मेट में क्वेश्चन है। हाउ डज इंक्रीजिंग द लोड ऑन ए सिंक्रोनस मोटर अफेक्ट इस वी कर्व। मतलब ये बोला जा रहा है कि तुल्यकालिक मोटर पर लोड बढ़ाने से जो वी ग्राफ होता है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। आपने देखा है ना कि वी कर्व और एंटी वी कर्व सिंक्रोनस मोटर में हमें प्राप्त होता है लोड बढ़ाने से। तो सबसे पहले तो आप यही जान लो कि जैसे ही हम इस पर लोड बढ़ाते हैं, लोड मतलब कि ये ग्राफ किसके किसके बीच खींची जाती है? फील्ड करंट के बीच, है ना। किसके बीच? फील्ड करंट के बीच और आर्मेचर करंट के बीच। किसके किसके बीच? फील्ड करंट और आर्मेचर करंट के बीच ये खींची जाती है ग्राफ। कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है ना। तो जैसे आप लोड बढ़ाते हैं तो फील्ड करंट का मान जैसे आप बढ़ाते हैं, लोड बढ़ता है जब, तो आर्मेचर करंट का मान क्या होता है? पहले तो घटता है। पहले क्या होगा? घटेगा 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 और बिल्कुल नीचे चली आएगी। लेकिन अभी तक आपने लोड बढ़ाना छोड़ा नहीं है, लोड आप बढ़ाते ही रहे हैं, तो ये आर्मेचर करंट का मान फिर से बढ़ने लगता है ना। मान लो बढ़ते बढ़ते इस पॉइंट तक पहुंचा, उसके बाद आप और ज़्यादा लोड को बढ़ाते गए तो आर्मेचर करंट का मान फिर बढ़ा, लोड को और ज़्यादा बढ़ाते गए, आर्मेचर करंट का मान फिर बढ़ता गया, है ना। तो कुल मिलाकर के इससे हमें ये पता चलता है, इससे ये पता चलती है कि लोड बढ़ाने से, है ना, लोड बढ़ाने से आर्मेचर करंट बढ़ती है। क्या बढ़ती है? आर्मेचर करंट बढ़ती है ना। आर्मेचर करंट का मान बढ़ता है। जाहिर सी बात है दोस्तों, जाहिर सी बात है कि जब मोटर का लोड बढ़ाया जाता है तो जो मोटर है वो कहती है कि मुझे अधिक टॉर्क चाहिए ताकि अधिक लोड को मैं घुमा सकूं। और अधिक टॉर्क उत्पन्न करने के लिए मोटर को क्या चाहिए? सप्लाई से अधिक करंट चाहिए, है ना। तो सप्लाई से अधिक करंट सिंक्रोनस मोटर तक कैसे पहुंचेगी? आर्मेचर वाइंडिंग से होते हुए पहुंचेगी। इसीलिए जैसे आपने लोड को बढ़ाया, आर्मेचर वाइंडिंग में आर्मेचर करंट का मान जो है वो क्या होने लगा? बढ़ने लगा, ठीक है ना। ऐसे ही हाफ लोड पर होता है, फुल लोड पर होता है ना। तीनों अलग अलग एक्साइटेशन पर होता है ना। लीडिंग, लैगिंग और यूनिटी उत्तेजना पर ये अलग अलग हिसाब से होता है। तीनों में इक्वल ही होता है, तीनों में सेम ही होता है, ठीक है मेरे भाई। आ गई बात समझ में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आंसर क्या होगा यार? यह वक्र को ऊपर की ओर स्थानांतरित करता है। आंसर क्या है? यह वक्र को ऊपर की ओर स्थानांतरित करता है। आप यहाँ से देख सकते हैं ऊपर की ओर ये बढ़ रही है ना। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जितने भी बच्चे ऐसे हैं ना जो नए नए आए हैं, उन सभी को मैं बता दूं कि आप बस ये 1 घंटे की मैराथन क्लास है। पूरे मैराथन क्लास को आप देखो, उसके बाद आप खुद एहसास करोगे कि किस लेवल का कंटेंट हम आपको देते हैं। बिल्कुल यूनिक लेवल के और फिर लेटेस्ट वाला कंटेंट है कि नहीं। चीज़ें बहुत कुछ बदल गई हैं। नेक्स्ट है ना, व्हाट इज द पोल स्पेसिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द आर्मेचर वाइंडिंग ऑफ ए डीसी मशीन। एक डीसी मशीन में आर्मेचर वाइंडिंग के संदर्भ में पोल पिच क्या है ना। बड़ा आसान सवाल है कि पोल पिच क्या है। देखना पोल पिच क्या होता है। पोल पिच हम किसको कहते हैं? दो कॉइल साइड के बीच की दूरी, ये हमारी क्या कहलाती है? पोल पिच कहलाती है।
दो कॉइल साइड के बीच की दूरी पोल पिच कहलाती है। इसको हम कहते हैं कॉइल स्पैन के नाम से भी जानते हैं, है ना। इसको हम कॉइल स्पैन के नाम से भी जानते हैं। पोल पिच यही हमारी होती है। देखना, एक ही चालक के दो सिरों के बीच की दूरी नहीं, दो आसन्न आर्मेचर चालकों के बीच की दूरी गलत। आर्मेचर चालकों में दो आसन्न पोल के बीच की मापी गई दूरी यही हमारी कहलाती है पोल पिच, क्योंकि मापी गई दूरी है ना, जो कि शॉर्ट पिच वाइंडिंग में 180 अंश से कम होती है, लॉन्ग पिच वाइंडिंग में 180 अंश से ज़्यादा होती है, इसलिए ये मापी गई दूरी है ना। कौन सी दूरी है? मापी गई ये दूरी है। इस बात को हमेशा आप लोग ध्यान रखना, ठीक है ना। और पोल पिच का मान पोल पे भी डिपेंड करता है, ये भी ध्यान रख लेना, है ना। अगर पोल का मान कितना है 2, तो पोल पिच कितना होगा, है ना। पोल पिच कितना होगा, एक बड़ा सवाल है। पोल पिच होगा 180 डिग्री, ठीक, लिख लेना। और 4 पोल के केस में कितना होगा, 90 डिग्री, है ना। वहीं पर 8 पोल में कितना हो जाएगा, तो 45 डिग्री। तो आप देख रहे हैं, है ना। आप एक बात ये भी ध्यान देना कि शॉर्ट पिच वाइंडिंग में, ये भी लिख लेना कि शॉर्ट पिच वाइंडिंग में क्या होता है, में पोल पिच का मान कितना होता है, पोल पिच 180 से कम, 180 से कम, है ना। और लॉन्ग पिच वाइंडिंग में कितना होगा, 180 से अधिक, 180 से अधिक, है ना। और पूर्ण पिच में कितना होगा, इससे सवाल देखो पूछा जाता है ना। इससे सवाल हो सकता है कि सवाल आपको देखने को मिल जाए। 180 डिग्री, 180 डिग्री। हम लॉन्ग पिच शॉर्ट पिच क्यों करते हैं, क्योंकि लॉन्ग पिच शॉर्ट पिच हम इसलिए करते हैं क्योंकि ईएमएफ के मान को हमें बढ़ाना है, हार्मोनिक्स को कम करना है। एडी करंट जो शॉर्ट पिच वाइंडिंग हमारी होती है ना, इससे हम भंवर धारा हानि भी कम करते हैं, भंवर धारा हानि भी कम करते हैं, साथ में हिस्टैरिसीस हानि भी कम करते हैं। ये भी ध्यान दे लेना, हिस्टैरिसीस है ना, हिस्टैरिसीस हानि, दोनों को क्या करना है, कम हमें करना है। और ईएमएफ के मान को बढ़ाना है, ईएमएफ के मान को कम करना है, इसलिए हम शॉर्ट पिच वाइंडिंग करते हैं, जो कि 180 डिग्री, है ना। इलेक्ट्रिकल रूप से, यांत्रिक रूप से नहीं, वैद्युतिक रूप से इतना होता है। इसलिए आप लोगों का जो है आंसर क्या होगा, इसके बीच दो पोल के बीच मापी गई दूरी, है ना। शॉर्ट पिच वाइंडिंग में यहीं से आएगा आपकी वाइंडिंग, लॉन्ग पिच वाइंडिंग में 180 डिग्री से ज़्यादा होगी तो वो बढ़ जाती है, ठीक है ना। आ गई बात समझ में। देखिए, कुछ बच्चों का कहना होता है ना कि सर आप जो बोलते हो वो बड़ा क्लियर कट होता है ना, जो आपने बोल दिया वो जहन में उतर गया। मतलब कि भाई साहब मैं क्या ही बोलता हूँ ऐसा, है ना। किसकी भाषा आपको समझ में नहीं आती, बताओ, किसकी भाषा नहीं समझ में आती। कौन उर्दू फारसी से पढ़ाता है, वही सब तो हिंदी पढ़ाते हैं। हो सकता है कि जब किसी से किसी का लगाव हो जाता है ना, तो वो कुछ भी बोलता है उसको अच्छा ही लगता है कि नहीं। हो सकता है कि प्रेम हो गया हो मेरी आवाज़ से आपको, तो आपको मेरी हर आवाज़ समझ में आ जाती है। प्रेम में ही तो ऐसा होता है ना। और एक टीचर और विद्यार्थी का तो हमेशा से प्रेम का ही रिश्ता होता है कि नहीं। देखिए, दो क्वेश्चन हमने लपेट दिया। देखिए ना, तीसरा क्वेश्चन बड़ा बवाल टाइप का है। क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 3 फेज स्लिप रिंग मोटर्स, है कि नहीं। 3 फेज स्लिप रिंग मोटर के बारे में बोल रहा है कि 3 फेज स्लिप रिंग की जो मोटर है, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है, विशेषता, ये किस प्रकार का है। तो सबसे पहले ना ऑप्शन को हम लोग बाद में देखेंगे, पहले इसको देखो। ये है हमारी, ये कौन सी मोटर है, ये है स्लिप रिंग मोटर, है ना। ये है हमारी स्लिप रिंग मोटर। स्लिप रिंग मोटर में क्या होता है ना, एक चीज़ हमेशा याद रखना कि 3 फेज का है, तो आर फेज, वाई फेज और बी फेज, एक स्विच के माध्यम से, ये क्या है, स्विच है ना। ये क्या है, स्विच है। स्विच के माध्यम से हमने मोटर को इनपुट सप्लाई दे दिया, मोटर हमारी चलने लगी। मोटर चली तो मोटर के जो मोटर में जो रोटर है, रोटर में कौन सी वाइंडिंग की जाती है,
रोटर में रोटर वाइंडिंग करी गई है ना, वो भी स्टार में, किसमें, स्टार में करी गई है। तो अंदर स्टार में होती है कनेक्ट और बाहर स्लिप रिंग के जरिए आकर के कनेक्ट हो जाती है। और ये है हमारी स्लिप रिंग, ये क्या है, स्लिप रिंग है। और स्लिप रिंग से संपर्क बनाता हुआ 3 कार्बन के ब्रश लगे होंगे, उन्हीं कार्बन ब्रश से तार निकाल करके हम एक प्रतिरोध लगा देते हैं, प्रतिरोधक। ये क्या है, प्रतिरोधक। अच्छा, भाग मत जाना है ना, 2-4 क्वेश्चन देख के भाग मत जाना। अभी प्रतिरोधक लगाने का मेन पर्पस क्या होता है ना, उस पर भी बात करूंगा मैं। हमने लगा दिया प्रतिरोधक, ठीक है ना, और ये सर्किट हो गई पूरी और ये काम इसका हो जाता है तमाम। और जब हमारी मोटर फुल स्पीड पर आ जाती है ना, तो एक ऐसा सिस्टम हमने बना रखा है, मैकेनिज्म, कि जैसे ही हमारी शाफ्ट मोटर की हाई स्पीड से घूमने लगती है, हम तुरंत उठा देते हैं कार्बन ब्रश को। स्लिप रिंग से संपर्क बनाना छोड़ देता है वो, ताकि कार्बन ब्रश बेवजह घिसे ना, ठीक है ना। तो ये सारा सिस्टम होता है। अब प्रतिरोध लगाने के फायदे देखो, फायदे क्या है ना। फायदे तो मैं आपको बहुत सारे बता सकता हूँ। पहला फायदा लिखना, फायदा ये है कि प्रारंभिक तथा रनिंग, स्टार्टिंग या रनिंग दोनों टॉर्क बढ़ जाते हैं, है ना। दोनों टॉर्क क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, है ना। स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ जाती है, रनिंग टॉर्क से 5 से 7 गुना बढ़ जाती है प्रतिरोधक लगाने से। और दूसरा क्या है, इसका पावर फैक्टर 0.8 से 0.9 के मध्य हो जाता है, जिससे क्या होता है, जिससे शक्ति हानि बहुत कम होती है ना। हमने यही तो पढ़ा है कि पावर फैक्टर अगर अच्छा से अच्छा है तो पावर लॉस कम होता है ना। तीसरा है, प्रतिरोधक लगाने के तीसरे फायदे ये हैं कि स्टार्टिंग और रनिंग दोनों टॉर्क बढ़ गई, ठीक है ना। स्टार्टिंग और रनिंग दोनों टॉर्क बढ़ गई, लेकिन इसमें कुछ दिक्कतें भी होती हैं, जैसे कि आपका ये हो गया, इसकी स्पीड कम होती है ना, निम्न गति पर ये चलती है, निम्न गति पर ये चलती है 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर से अगर हम तुलना करते हैं तो, है ना। और चौथा ये होता है कि भाई कॉपर लॉस इसमें बहुत ज़्यादा होती है, कॉपर हानि क्या होता है, अधिक होती है प्रतिरोधक के कारण, है ना। तथा दक्षता में बहुत कमी आ जाती है, दक्षता निम्न हो जाती है, और वगैरह वगैरह। इसका यूज जो है ना, प्रयोग है वो लिफ्ट के क्रेन में की जाती है, लिफ्ट क्रेन में इसका प्रयोग करी जाती है, प्रयोग किया जाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, यहाँ से आप अपना थ्योरी भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, है कि नहीं। तो ये हमारी स्लिप रिंग मोटर होती है। अब आ जाओ ऑप्शन की तरफ, इनमें कोई स्लिप रिंग नहीं होती। अरे मेरे भाई, RYB 3 स्लिप रिंग होती है। मैंने बताया ना कि रोटर पर रोटर वाइंडिंग करी गई है, जो कि 3 फेस का है, स्टार से कनेक्टेड है। तो 3 फेस चाहिए, तो 3 फेस चाहिए तो 3 स्लिप रिंग की ज़रूरत है। ऑप्शन नंबर ए डिलीट करो। इसमें इनके रोटर में बार का उपयोग किया जाता है, रोटर में बार का उपयोग नहीं किया जाता, रोटर में वाइंडिंग की जाती है ना। स्क्वायरल के इंडक्शन मोटर में बार का यूज़ किया जाता है। इन्हें ड्यूल स्टार्टर से हम स्टार्ट नहीं कर सकते, है ना। इनमें रोटर प्रतिरोध को निवेश संभव है, मतलब कि रोटर रेजिस्टेंस, रोटर वाइंडिंग में रेजिस्टेंस को हम इंजेक्ट करते, इंसर्ट करते हैं, है ना। क्या करते हैं हम, इंसर्ट करते हैं। तो ये बात सही है, आप यहाँ से देख लो, ठीक है। पावर फैक्टर वगैरह सब कुछ है, बहुत अच्छी मशीन है ये, लेकिन स्पीड बहुत कम होती है, ठीक है। आगे बढ़े, अगला संकटपूर्ण क्षेत्र, मतलब कि ऐसा एरिया जहां पर बहुत ज़्यादा खतरा है ना। जोन 1 और जोन 2 के रूप में उसको वर्गीकृत किया गया है। मेन औद्योगिक वायरिंग, अच्छा मेन नहीं, में औद्योगिक वायरिंग स्थापित करते समय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से किस दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए, है ना। व्हेन इंस्टॉलिंग में मेन इंडस्ट्रियल वायरिंग इज हजार्ड एरिया, है ना, जहाँ पर ज़्यादा दिक्कत होती है उस एरिया की बात कर रहा है। तो केवल PVC कंड्यूट और सामान्य इंसुलेशन पदार्थों का उपयोग करें, नहीं। अगर संकटपूर्ण एरिया है ना, अगर एरिया कैसा है,
अगर संकटपूर्ण वाला एरिया है तो नॉर्मल केबल से तो काम नहीं चलेगा, बिना किसी विशेष कोष्ठ के पृष्ठ स्तर पर वायरिंग स्थापित करना गलत। विस्फोटक सह कोष्ठ और आंतरिक रूप से सुरक्षित वायरिंग, है ना, प्रयोग करना। सही बात है यार कि अगर खतरा वाला एरिया है तो वहाँ पर ऐसा वायरिंग करो कि जो उस खतरे को सह सके, विस्फोट को सह सके, कहने का मतलब ये है हमारा, और वायरिंग जो है अपनी सेफ्टी से रहे, ठीक है ना। तो जैसे कि पाइप जो होती है ना, एक एमआरसी पाइप होता है, एक एमआरसी पाइप होता है, एमआरसी पाइप के अंदर वायर को डाल करके वायरिंग करी जाती है। जैसे केसिंग केपिंग के अंदर वायर होती है, वैसे ही एमआरसी पाइप के अंदर वायर होती है। कौन सी पाइप? एमआरसी पाइप, है ना, इसके अंदर ये सारा तामझाम होता है। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका देखना सही हुआ है। ये मतलब कि जो मैं सवाल सॉल्व करा रहा हूँ ना आप लोगों को, ये बिल्कुल लेवल का है, ये लल्लू पंजू वाले सवाल नहीं है, ये वो वाले सवाल हैं जिनकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। ये वो सवाल हैं जो आपके सिलेक्शन को रोकते हैं, आपके रास्ते का रोड़ा बनते हैं, है ना। तो उन सभी रोड़ा को आज हम हटा डालेंगे। देखो अगला रोड़ा है कि प्रकाश व्यवस्था के लिए उप परिपथ में अधिकतम लोड 800 वाट और यह 240 वोल्ट आपूर्ति से जुड़ा हुआ है। ये क्या है? ये इसकी इनपुट सप्लाई है। लोड पूर्णतः प्रतिरोधक है, यानी कि रजिस्टिव लोड है, जिसका शक्ति गुणक 1 है। उप सर्किट में प्रवाहित होने वाली करंट का मान बताओ, है ना। अब इसको कैसे निपटाएं, मतलब कि इसका भी तो ऑपरेशन ही करना है। अच्छा देखना, हमारे पास पावर है, वोल्टेज है, पावर फैक्टर है, करंट, बड़ा आसान हो गया। शक्ति बराबर क्या होता है? सूत्र P बराबर वोल्टेज V गुणे धारा I और शक्ति गुणांक। मतलब कि अगर मैं ये लिख दूं कि P बराबर VI cos फाई, तो दिक्कत आप लोगों को नहीं होना चाहिए, है ना। अब यहाँ से मुझे करंट निकालने के लिए सूत्र मिल गया P बराबर V cos फाई, बड़ा आसान हो गया, है ना। I बराबर पावर है 800 वाट, वोल्टेज 240 वोल्ट, पावर फैक्टर 1, तो कितना हो जाएगा? ये 0 से 0 गया, 24 त्रिक 72, 3 ऑप्शन में कोई है 3, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ऑप्शन बी सही होगा। 3.33 आप लोग यहाँ से इसको हल कर लेना, एम्पियर, है ना। मतलब अधिकतम 800 लोड है तो उस सर्किट में कितना करंट फ्लो होगा? 3.33, मतलब कि 3.25 से ज़्यादा। तो फ्यूज कितने एम्पियर का लगेगा? ये एक बड़ा सवाल है कि नहीं भाई। सर्किट को हमें सेफ्टी देना है तो फ्यूज लगाना होगा। कितने एम्पियर का फ्यूज लगाओगे आप लोग? बताओ कमेंट करके कि 3.3 एम्पियर करंट चल रही है सर्किट में 800 वाट लोड पर, तो कितने एम्पियर का फ्यूज लगाओगे? 1.5 गुना, 3.3 का 1.5 गुना, है ना। कितना हो जाएगा? 4, 4.5, मतलब वही 5 एम्पियर का लगेगा, 5 एम्पियर की फ्यूज लगेगी। कितना? 5 एम्पियर की जो फ्यूज है वो सर्किट में लगेगी, सर्किट को सुरक्षित करने के लिए। आंसर ऑप्शन नंबर बी आपके सामने है, आप इसको देख सकते हैं, है ना। ठीक है, देखो ये एक सवाल है, ये यूपीपीसीएल का लिया हुआ सवाल है, यूपीपीसीएल एग्जाम का लिया हुआ सवाल है, बड़ा आसान भी है ना। कि परिपथ वियोजक संपर्कों की उचित कार्यप्रणाली की जांच करने के लिए प्रायः किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? मैं सच बताऊं ना तो ऐसे भी बच्चे हैं जिनको इतने लल्लू पंजू सवालों का आंसर नहीं पता है। दिक्कत ये नहीं कि उनको पता नहीं है, दिक्कत ये है कि उनको कुछ पता ही नहीं है, मतलब कि प्रैक्टिस नहीं है उनकी। कहने का मेरा ये मतलब है, प्रैक्टिस नहीं है, चीज़ें पता है बस रिवीजन नहीं है सर, प्रैक्टिस नहीं है सर, भूल जाता है सर, क्या क्या पढ़े सर। मोटर पढ़े तो ट्रांसफार्मर भूल जाती है, ट्रांसफार्मर पढ़े तो पावर सिस्टम भूल जाता है ना। जनरेटर पढ़े तो मोटर भूल जाती है ना। टरबाइन, बॉयलर, ये समझ ही नहीं आता सर। जब चीज़ें रट्टा मारेंगे आप ना तो टेक्निकल कभी रट्टा नहीं मारा जाता। टेक्निकल मोटर को रट के आप चला पाओगे, मोटर को समझना पड़ता है ना। मतलब कि अगर मेंटेनेंस का काम दे दिया जाए आपको, फिर आप अरे स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रोटर में बार होते थे कि रोटर में वाइंडिंग करी जाती थी, सर ने क्या पढ़ाया था। मतलब कि जो रट्टा मारा रहेगा ना वो इसी प्रकार से सोचेगा,
ठीक है ना। बाकी जिसको पता है ना वो तुरंत समझ जाएगा कि भाई इसमें रोटर पर रजिस्टर लगा हुआ है, इसका मतलब कि ये स्लिप इंडक्शन मोटर है, वगैरह 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 सब कुछ समझ जाएगा वो। तो चीज़ों को ना आप लोग क्लियर करना सीखो, कॉन्सेप्ट को, ठीक है ना। क्वेश्चन ही भूल गया बताते बताते। सर्किट वियोजक परिपथ वियोजक संपर्कों में उचित कार्यप्रणाली की जांच करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं भाई साहब? मल्टीमीटर का। किसका? मल्टीमीटर का। मल्टीमीटर क्या है? मल्टीमीटर को सबसे पहले हम एवोमीटर भी कहते हैं, एवोमीटर। इसको हम क्या कहते हैं? एवोमीटर। ए फॉर एम्पियर, ए फॉर एम्पियर, वी फॉर वोल्टेज और ओ फॉर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस यानी कि ओम, यानी कि ओम। तो करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस तीनों का मापन कर सकता है। साथ में ये डायोड की स्थिति को बता सकता है। और क्या बता सकता है? ये डायोड की स्थिति, यानी कि डायोड आपकी सही है या खराब है, उसकी स्थिति को ये बहुत अच्छी तरह से बता सकता है। इसके अलावा क्या कर सकता है? कंटिन्यूटी टेस्ट कर सकता है, शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट का पता लगा सकता है। बहुत सारी चीज़ें ये कर सकता है मल्टीमीटर, है ना। मीटर है, एक मीटर है जो मल्टीपर्पज़ के लिए बनाया गया है ना, उसी का नाम है मल्टीमीटर। ऑसिलोस्कोप, इसको कहते हैं दोलनदर्शी। इसको क्या कही जाती है? दोलनदर्शी कही जाती है। बोलो यार, दोलनदर्शी कही जाती है। और इसका काम ये होता है कि दोलन को दर्शित करना, यानी कि दोलन का मतलब क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, है ना। आवृत्ति क्या है? एक सिग्नल है। आवृत्ति क्या है? एक सिग्नल है। तो सिग्नल को पहचानने का काम ये करता है। सिग्नल को मतलब कि सिग्नल को बताने का काम करता है कि एसी का सिग्नल है, कि डीसी का सिग्नल है, पल्सेटिंग सिग्नल है, कि प्योर सिग्नल है ना। दोलनदर्शी का काम यही है कि एक डिस्प्ले रहेगा, उस डिस्प्ले में आवृत्ति को बताएगा, है ना। ऐसे जैसे ऐसे ऐसे चलेगी तो ये कहेगा भाई एसी है ना। अगर ऐसे चलेगी, है ना, ऐसे, तो ऐसे चलेगी तो बताएगा है तो एसी बट ये पल्सेटिंग प्रकार का है, स्पंदित एसी है। तो ये सब इसी का काम है, ये सब ऑसिलोस्कोप का काम है। मैगर का काम क्या है? इसका काम है इंसुलेशन प्रतिरोध का मापन करना। इंसुलेशन प्रतिरोध का मापन करना। और ये ध्यान रखना, मैगर जो होता है ना, इसका जो मापन होता है वो मेगा ओम में होता है। किसमें? मेगा ओम में होता है। मेगा ओम में ये छोटे मोटे 1 ओम, 10 ओम, 100 ओम, 500 ओम ऐसे प्रतिरोध को ये नहीं मापता। ये 1 मेगा ओम को भी मापेगा ना। तो 1 मेगा ओम का मतलब क्या होता है? मेगा का मतलब क्या होता है? मेगा का मतलब 10 की घात पावर 6 ओम, है ना। यानी कि 6 करोगे, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, कितना हो जाएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख ओम, 1 मेगा ओम बराबर कितना होगा? 10 लाख ओम, है ना। तो 10 लाख ओम, और ये न जाने कितने मेगा ओम तक के रेजिस्टेंस को माप सकता है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस। इसके अंदर जो लगी होती है ना, एक वो लगी होती है जनरेटर, जिसका नाम होता है डायनामो, जिसका नाम होता है डायनामो। वही इस मैगर को सप्लाई देता है। एक हैंडल होता है चक्री सा, है ना, उसको घुमाते हैं और पावर जनरेट होता है, मैगर काम करता है, ठीक है ना। ये मेगा ओम में, भूलोगे तो नहीं, है ना, भूलेगा तो नहीं, ये मेगा ओम में मापन करता है। क्लैंप मीटर भाई कहाँ पे लिखूँ, अब जगह ही नहीं है। सुनो, है ना, यहाँ पर देखना, जो क्लैंप मीटर है ना, इसको हम टोंग टेस्टर भी कहते हैं। इसको हम टोंग टेस्टर के नाम से भी जाना जाता है। और ये एक ना, ये एक पोर्टेबल यंत्र होता है। इसके अंदर ट्रांसफार्मर लगी होती है, सीटी, जो कि स्टेप अप प्रकार की होती है। और इसका काम होता है ना कि
चालू लाइन में, ऐसा लाइन जिस पे सप्लाई चल रही है उसमें कितने एम्पियर का करंट चल रहा है उसका मापन ये करेगा, ठीक है ना। और इसी को कहते हैं क्लैंप मीटर। मतलब ये भाई साहब ये एक तार है, मान लो ये तार है, नंगी तार है, इसमें हमें पता करना है कि कितने एम्पियर की करंट चल रही है। ये क्लैंप मीटर है और ऐसे जाकर के क्लैंप हो जाता है, फंस जाता है, ठीक है ना, और ये करंट का मापन करता है। कई बार पूछा जा चुका है कि क्लैंप मीटर के अंदर कौन सा ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है, तो आप यहाँ से देख लो कि सीटी, जो कि स्टेप अप प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं, वोल्टेज को बढ़ाता है और वोल्टेज जैसे बढ़ती है करंट अपने आप डाउन हो जाती है और उस डाउन करंट को माप लिया जाता है। दैट्स क्लियर। नहीं, बहुत छेदा-छादी हो गया, ठीक है ना। चलो कोई ना, ये पीडीएफ मिलेगा आपको, ये देखना, ये सब कुछ पीडीएफ में मिलेगा, कुछ भी नहीं मिटेगा। देखो ना, यहाँ कुछ नहीं मिटा है। अरे अच्छा यार, बेइज्जती क्यों करा रहा है। ये देख, कुछ नहीं मिट रहा है ना, बस पूरा हूबहू है और हूबहू मिलेगा आपको, दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अगला 207 नंबर का सवाल कह रहा है कि डॉट 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 इज यूज टू रिड्यूस द शॉर्ट सर्किट फॉल्ट करंट। मतलब कि परिपथ, लघु परिपथ दोष धारा को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है ना। अब देखना यार, एक शॉर्ट सर्किट जब होता है किसी सर्किट में तो कौन कौन से लक्षण होते हैं, कौन कौन से लक्षण होते हैं। प्रतिरोध कैसा हो जाता है, शून्य, है ना, प्रतिरोध शून्य, और वोल्टेज भी शून्य हो जाता है कि नहीं, और धारा हो जाती है अनंत, है ना। ये शॉर्ट सर्किट के केस में ऐसा जनरली होता है, जब हमारी सर्किट कैसा हो जाए, सर्किट शॉर्ट हो जाए, उस केस में ऐसा होता है। अब हमें क्या करना है कि ये जो सर्किट ये जो धारा अनंत है, ये धारा तो जितने भी उपकरण के पास जा रही है सभी उपकरण को तहस नहस करा देगा, है ना। मान लो कि कोई भी ऐसा उपकरण लगा हुआ है जहाँ पर ये करंट जा रही है इस सर्किट से, तो फिर ये सर्किट तो मतलब ये करंट तो पूरी तरह से उसको जला देगी। तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक युक्ति का प्रयोग करना है जिसका नाम है रिएक्टर। जिसका नाम क्या है, रिएक्टर। वो रिएक्टर का काम है कि इस हैवी करंट को कम करना, है ना। इसको हमेशा जनरेटर, ये देखना, जनरेटर 1, जनरेटर 2, जनरेटर 3 और ये चली है बस बार, ये चली बस बार। इस बस बार में मान लो कि 33 केवी का सप्लाई चल रहा है, 33 केवी की सप्लाई चल रही है। मतलब कि जनरेटर 1 पावर जनरेट किया 11 केवी, है ना, एग्जाम्पल मान लो यार, ये किया 11,000 वोल्टेज, ये भी किया 11,000 वोल्टेज, टोटल कितना हो गया 33 केवी। तो 33,000 वोल्टेज इस बस बार के माध्यम से सप्लाई चल रही है और हमने कई सारे फीडर निकाल दिया, फीडर 1, फीडर 2, फीडर 3 फीडर निकाल दिया। तो ये पूछा जाता है एग्जाम में कि जो रिएक्टर है ना, ये जनरेटर के सीरीज में लगता है कि समांतर में। तो ये जनरेटर के सीरीज में लगता है, ध्यान रखना, जनरेटर के सीरीज में लगता है ना। और ये करता ये है कि जैसे सर्किट शॉर्ट होती है और सर्किट शॉर्ट जब होती है ना तो अनंत करंट चलेगा। तो अनंत करंट चलने से पहले पहले ये रिएक्टर अपने टोटल इम्पीडेंस के मान को बढ़ा देगा, मतलब प्रतिबाधा के मान को उच्च कर लेगा। और प्रतिबाधा का काम है करंट को कंट्रोल करना, और हैवी मान तक करंट पहुंचने से पहले पहले ये रिएक्टर उस करंट को कम कर देगा। तो यहाँ पर क्या भरोगे, रिएक्टर। यहाँ पर क्या होगा, रिएक्टर। सर हमें रिएक्टर समझ नहीं आ रहा है, क्या होता है रिएक्टर, तो अभी समझाता हूँ। रिएक्टर एक्चुअल में होता ये है, इसको हम कहते हैं इंडक्टर। अब तो बातें समझ में आ गई, इंडक्टर क्या होता है अब बताने की ज़रूरत नहीं है। ये होता है हमारी इंडक्टर, ये होती है टोटल इंडक्टर की कहानी, ठीक है। द मैक्सिमम डिमांड ऑफ ए पावर स्टेशन इज 100 मेगावाट, है ना। इफ़ द एनुअल लोड फैक्टर 40%, कैलकुलेट द टोटल एनर्जी प्रोड्यूस इन ईयर, ए ईयर। यानी कि कहने का मतलब इनका ये है कि एक साल में ये कितना पावर उत्पन्न करेगा। एक मान लो एक प्लांट है एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर प्लांट, या फिर समझ लो ऐसे कि एक एचपीसीएल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, इतना डिमांड है कि हाँ भाई इतना पावर पहुंचाना है यूपी में, है ना, बाबा जी के पास पहुंचाना है, इतना पावर की डिमांड है 100 मेगावाट की।
ठीक है ना। अब 100 मेगावाट की है तो हर पावर स्टेशन का ना अपना लोड फैक्टर होता है, तो इनका लोड फैक्टर है 40%, ठीक है ना। अब एक वर्ष में उत्पादित कुल ऊर्जा की गणना करेंगे, भाई इतना हमारे पावर का डिमांड ये कर भी पाएगा स्टेशन या नहीं कर पाएगा। तो ये इन्होंने टोटल गणना कैसे किया है वो देखना। एक बड़ा प्यारा सा फॉर्मूला होता है कि कुल ऊर्जा बराबर आवश्यक नहीं कुल ऊर्जा बराबर, अरे ऐसे नहीं होगा, 100 मेगावाट 40% है। ये बोला जा रहा है कि एक वर्ष में उत्पादित कुल ऊर्जा है ना, एक वर्ष में उत्पादित कुल ऊर्जा, एक वर्ष में उत्पादित कुल ऊर्जा, तो एक वर्ष में कितना दिन होता है, अरे यार कितने दिन होते हैं ना, 365 दिन, और एक दिन 24 घंटे का होता है। 8704 ऐसे कुछ आया था, मैंने किया हुआ था, 8704 के लगभग इसका वो टोटल मान आया था, है ना। ठीक है ना, आप लोग कर लेना, 8704 या कुछ ऐसे ही आया था, देखना 8760 कितना, 8760, तो देखना 8760 आ गया उत्पादित कुल ऊर्जा। अब लोड फैक्टर को भी तो हमें ध्यान देना है, 40% है ना, तो लोड फैक्टर कितना है 40%, 8760 गुणे 40, अब परसेंट है तो नीचे लिख दो 100, है ना, 1 0 ये 1 0 ये 1 0 ये 1 0 ये कट जाएगी कैसे, 7 6 चौके 24 हासिल 2, 7 चौक 28, 29 30 हासिल 3, 8 चौक 32, 33 34 35, कितना हो गया भाई साहब 3504, है ना। ये देखिए 3504 गुणे 10 घाते 5 गुणे 10 घाते 5 किलोवाट हावर, है ना। इसको कन्वर्ट कर दोगे तब ये किलोवाट हावर में आएगा। तो ये टोटल मामला है, देखना कुछ नहीं करना। एक साल 365 दिन के होते हैं और हर दिन मतलब कि 24 घंटे का होता है, आपने मल्टीप्लाई किया इतना आ गया, ठीक। उसके बाद लोड फैक्टर जो होता है उसको आप कर दो तो ये टोटल मामला आ जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं यार, आगे बढ़ते हैं ना। देखना कौन ऐसा है जो क्लास को कंटिन्यू देख रहा है और कौन ऐसा है जो भगा भगा करके क्लास को देख रहा है ना। आजकल के बच्चे बड़ा एडवांस हो गए हैं यार, चीज़ों को उनको ना वो 2 सेकंड में तय कर लेते हैं कि कौन सी चीज़ हमारे लिए सही है कौन सा बेकार है। सामने आया, अरे ये रील पसंद नहीं आया, हटाओ, स्क्रॉल करो, ये भी पसंद है, स्क्रॉल करो, मतलब 1 सेकंड में तय कर लेते हैं। और 1 सेकंड में मतलब झटपट तय करना ये कोई काबिलियत नहीं है, झटपट तय करने से आप धोखा भी खा सकते हैं, ये भी ध्यान देना, है ना। चीज़ों को परखने आना चाहिए, है कि नहीं। तो स्किप कर करके देखते हैं कुछ बच्चे, स्किप मत करो यार, चीज़ें छूट जाएंगी। देखना, साइकिल विद्युत रोधक बनाने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। यह है आपके पास साइकिल इंसुलेटर। पोर्सिलिन मतलब चीनी मिट्टी, पोर्सिलिन मतलब चीनी मिट्टी। अच्छा, इसका ये तो इंसुलेटर है, ठीक है, हम जानते हैं इंसुलेटर है क्योंकि करंट फ्लो नहीं होता इससे, लेकिन इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना होता है, विद्युत सामर्थ्य, इसकी विद्युत सामर्थ्य कितनी होती है। तो विद्युत सामर्थ्य होता है इसकी 7 से 10 किलो वोल्ट प्रति एमएम, 7 से 10 किलो वोल्ट प्रति एमएम जो होता है इसकी विद्युत सामर्थ्य होती है पोर्सिलिन का, ठीक है ना। और ये चीनी मिट्टी है, पोर्सिलिन से ही हम साइकिल बनाते हैं। और इसका प्रयोग जो है ना, थोड़ा सा लिख लेना, प्रयोग के बारे में भी मुझे ध्यान आ गया कि जो इसका प्रयोग होता है वो प्रयोग होता है लाइनों के शुरू में तथा
अंतिम में इसका यूज किया जाता है। मतलब कि एक मान लो कि सर्विस लाइन चल रही है या फिर 11,000 की लाइन चल रही है, 11,000 की जो पहली पोल होगी वहां पर यूज किया जाएगा और जहां पर अंतिम वाली पोल होगी वहां पर इसका प्रयोग करते हैं। तो ध्यान रखना, पोर्सेलिन ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है ना। अच्छा नहीं ये नहीं ये उल्टा हो रहा है ना, मैं हटा देता हूँ, पीडीएफ से ये क्लियर रहेगा, ये नहीं होता। अब देखना, इसकी आकार टोपी नुमा है। कैसा है? इसकी आकार जो है ये टोपी नुमा है। आकार कैसा है? टोपी नुमा है। पता है टोपी नुमा क्यों बनाया जाता है? इसका आकार टोपी नुमा बनाने के पीछे बड़ा एक राज है। राज ऐसा है कि लीकेज करंट को कम करने के लिए, है ना, इसका ये है कि जो सतह रिसाव पथ होता है, सतह रिसाव पथ बढ़ाने हेतु जिससे क्या हो जाता है, जिससे लीकेज धारा कम हो जाती है ना, लीकेज धारा कम हो जाती है। लीकेज धारा कम कैसे होता है सर थोड़ा बताना। देखना, जैसे कि इस पे धूल, डस्ट, धुआं, दुनिया भर की चीजें सब बैठेगी इस पे, है ना। अब मान लो कि सब कुछ बैठ रही है, यहाँ पर तार है ना, इस पे क्या है? इस पे तार है। इस तार से और ये चीज़ें मान लो कि डस्ट इस प्रकार से बैठते एक लेयर बन जाएगी इस प्रकार से, और यहाँ पर ये पार्ट जो दिख रहा है ना, इस पार्ट तक ये एक लेयर बना लेगी। अब बारिश हुआ, बारिश से इस लेयर में नमी आएगी और नमी से करंट पास होता हुआ इस एंगल पर आ जाएगा। तो बताओ, इस तार से करंट इस एंगल में लीकेज होगा कि नहीं होगा? इसीलिए टोपी नुमा बना दिया जाता है, ताकि यहाँ पर धूल भी अगर पड़े ना तो वो क्या हो, वो उड़ जाए या फिसल जाए, या फिर पानी का बूंद पड़े तो वो बह जाए, है ना। तो आकार इसीलिए टोपी नुमा बनाया जाता है। लीकेज करंट को कम करने के लिए इसका आकार टोपी नुमा बनाया जाता है। ये बहुत बड़ा दोस्तों एक रीज़न है, कारण है, ध्यान दे लेना, है ना। एक और बहुत बढ़िया सवाल है, प्रैक्टिकली सवाल पूछा गया है आपसे। प्रैक्टिकली सवाल इसलिए है कि एसी मोटर में वाइंडिंग में जिग जैक का उद्देश्य क्या होता है? हाथ खड़ा करके बताना, वो भी ईमानदारी से, कि जिग जैक कितने लोगों ने देखा। ये फोटो रहा यार, देख लो सामने, है ना, क्या ही बताऊँ, हद ही कर दिए हो। अब देखो, ये है आपका जिग जैक, लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, ये है क्या? जिग जैक। जिग जैक का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? वाइंडिंग, देखना, सही नाप तथा सही आकार का वाइंडिंग तैयार करने हेतु, है ना, तैयार करने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है ना। देखो, अगर सही आकार का, सही नाप का आपका वाइंडिंग नहीं होगा ना, तो दिक्कत ये होगी कि जब मोटर के स्लॉट के अंदर आप कॉइल को डालेंगे तो कॉइल मान लो अगर छोटी हो गई तो दिक्कत होगी, बड़ी हो गई तो ये जो गट्ठर सा आपको दिख रहा है ना, ये गट्ठर सा, ये बनाने में दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये गट्ठर बड़ा हो जाएगा, गट्ठर का साइज बड़ी हो जाएगी तो बॉडी से कनेक्ट हो जाएगा, यानी कि जिसको कहते हैं बॉडी ले लेना, है ना। तो ये इसके बॉडी से कनेक्ट हो जाएगी, बॉडी के टच में आ जाएगी, जिससे बॉडी पे अर्थ फॉल्ट हो जाएगा। तो इन सभी चीज़ों को बचाने के लिए और टाइम की बचत करने के लिए, एक सही नाप का, एक सही आकार का वाइंडिंग तैयार करने के लिए जिग जैग का प्रयोग किया जाता है। अलग अलग इसमें स्लॉट होते हैं। ये क्या है? स्लॉट है, अलग अलग प्रकार के स्लॉट है। जिस साइज का आपको, जिस नाप का तार चाहिए, उसी स्लॉट में आप तार को डाल करके घुमाइए। जितने राउंड, जितने टन्स का, है ना, जितने टन्स का आपको कॉइल तैयार करना है, उसके अनुसार आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इस प्रकार से मोटर में, अब मुझे लगता है ना कि डाउट क्लियर हो गया हो कि जिग जैग क्या है ना, इसीलिए मैंने इसको लाया था। तो वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने में नहीं, इंसुलेशन गुणवत्ता की परीक्षण करना, वाइंडिंग तापमान की जांच करना, अरे नहीं यार, कोर पर तार की एक समान वाइंडिंग सुनिश्चित करना, यही इसका मेन पर्पज और मेन उद्देश्य होता है कि नहीं। आगे चले, आगे 211 नंबर का नेक्स्ट है कि चार ध्रुवी प्रत्यावर्तक 1800 की चाल से घूर्णित होता है। प्रत्यावर्तक की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। देखना,
आवृत्ति ज्ञात करने के लिए हमारा सूत्र होता है F बराबर P इंटू एन बटा 120। पोल कितने हैं? 4 हैं, N है 1800 RPM, है ना, 120। 18 चौके 72 हो जाएगा, कितना? 7200, 120, ये कट गया, 12 छंग 72, कितना? 60 हर्ट्ज, है ना, इतना ही आ रहा है, 60 हर्ट्ज ऑप्शन नंबर है। मतलब बी। एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि पोल की संख्या घटाने बढ़ाने से स्पीड कम ज़्यादा होती है ना, जस्ट उसके अपोजिट। लेकिन फ्रीक्वेंसी को घटाने बढ़ाने से भी आरपीएम में फ़र्क पड़ता है, और आरपीएम को घटाने बढ़ाने से फ्रीक्वेंसी में फ़र्क पड़ता है। ये देख लो आप लोग, है ना। एक बढ़िया लेवल का सवाल है आपके सामने, अच्छा लेवल का सवाल है। भिड़ते हैं इससे और देखते हैं सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं, है ना। दुआ करना दोस्तों सॉल्व हो जाए। एक कमरे में पर्याप्त रोशनी के लिए 2000 ल्यूमेन की आवश्यकता है। 2000 ल्यूमेन क्या है? ये प्रकाश की इकाई है। ये क्या है दोस्तों? ये प्रकाश की इकाई है ना। तो 2000 ल्यूमेन की आवश्यकता है कमरे के अंदर। यदि प्रत्येक तापदीप्त लैंप 400 ल्यूमेन प्रदान करता है तो कितने लैंप की आवश्यकता होगी, है ना। अब दो रास्ते हैं आपको सॉल्व करने का, या तो 400 को गुणा करते जाओ इन सभी से एक एक करके, इतना आना चाहिए, या फिर आपके लिए एक वो बताता हूँ सूत्र है कि कुल लैंप, ये वाला ठीक है, क्योंकि आप आंसर करने के लिए 4 बार अलग अलग टाइम पर गुणा करोगे, जिससे टाइम बड़ा खराब होगा आपका, है ना। तो कुल लैंप बराबर आवश्यक, कुल लैंप बराबर कुल आवश्यक ल्यूमेन यानी कि प्रकाश बटा प्रत्येक लैंप द्वारा उत्सर्जित प्रकाश। ये एक सूत्र है, याद कर लो, है ना। तो कितना हो जाएगा? कुल आवश्यक कितना है? 4000, और बटा प्रत्येक लैंप से कितना प्रकाश उत्पन्न हो रहा है? 400। अरे यार उल्टा हो गया ना, 2000 और ये 400, 2 जीरो लपेटो, 4 पंचे 20, कितना? 5 लैंप आप लगा दो, उस कमरे में 2000 ल्यूमेन की प्रकाश उत्पन्न हो जाएगी। मतलब कि हर कमरे का एक डिसाइड होता है प्रकाश, समुचित प्रकाश। जैसे कि ड्राइंग रूम हो गया, वहाँ पर इतने ल्यूमेन का प्रकाश चाहिए। होटल हो गया, वहाँ पर इतने ल्यूमेन का। स्टडी रूम हो गया, वहाँ पर इतने ल्यूमेन का। मतलब कि हर स्थान का अपना समुचित और उचित प्रकाश की आवश्यकता होती है। अगर प्रकाश ज़रूरत से कम हुआ तो चीज़ें हमें दिखेंगे नहीं, आँख खराब हो सकती है। अगर प्रकाश ज़रूरत से ज़्यादा हो गया, है ना, तो भी आँखों पर रोशनी का प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा, आँखें खराब हो सकती हैं। तो कुल मिलाकर के समुचित प्रकाश का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, है ना। आंसर तो करना ही भूल गया, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलो यार, मतलब कि 7 तो दे दिया आपने, है ना। मैंने बोला कि भाई 7 देना, सॉल्व कर ले क्वेश्चन को, 7 आपने भरपूर दिया, इसके लिए आपको थैंक्स। किसी तुल्यकालिक मोटर की तुल्यकालिक चाल किस पर डिपेंड करती है ना। सिंक्रोनस स्पीड के लिए एक फॉर्मूला होता है, NS बराबर 120F/P, यानी कि पोल। आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती नहीं है, आवृत्ति के समानुपाती है ना। NS जो है ये आवृत्ति के समानुपाती है। आवृत्ति के वर्ग के अनुक्रमानुपाती गलत, वर्ग के नहीं, डायरेक्ट समानुपाती। ध्रुवों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती बिल्कुल। पोल जो है ना, ये पोल के व्युत्क्रमानुपाती। अगर पोल बढ़ेगी तो सिंक्रोनस स्पीड घटेगी, है ना, और अगर पोल को घटाओगे तो सिंक्रोनस स्पीड का मान बढ़ जाएगा। तो ये व्युत्क्रमानुपाती हुआ, आंसर सही है। ध्रुव की संख्या के अनुक्रमानुपाती नहीं यार, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अगला
ड्यूरिंग द एडजस्टमेंट ऑफ ए कोर टाइप ट्रांसफार्मर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इन इंक्रीजेस, है ना, टू इंश्योर पावर वाइंडिंग प्लेसमेंट। कुल मिलाकर के बात जो है ये बोला जा रहा है कि एक कोर टाइप का ट्रांसफार्मर है और एडजस्टमेंट के दौरान उचित वाइंडिंग प्लेसमेंट सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा चरण आवश्यक है। कहने का मतलब ये है ना कि जो वाइंडिंग है ना उसको आप क्या कर रहे हो, एडजस्ट कर रहे हो, है कि नहीं, उसको एडजस्ट कर रहे हो, उसको समायोजित कर रहे हो, ठीक है ना। वाइंडिंग को प्लेसमेंट सुनिश्चित करने के लिए कौन सा चरण आवश्यक है, नहीं, अरे उल्टा हो रहा है, वाइंडिंग के बीच समान दूरी सुनिश्चित करना, है ना। जैसे कि मान लो आप लोग, ये क्या है, ट्रांसफार्मर का कोर है ना, ऐसा मान लो ये ट्रांसफार्मर की क्या है, ट्रांसफार्मर का कोर है, बस करें ना, बहुत हो गया। ये देखो ये ट्रांसफार्मर, अरे यार ये ट्रांसफार्मर का क्या है, ये कोर है। इस कोर पर हमें वाइंडिंग लपेटना है, इस कोर पर हमें क्या करना है, वाइंडिंग लपेटना है। तो ये प्राइमरी वाइंडिंग, ये भी प्राइमरी वाइंडिंग, ये भी मतलब प्राइमरी वाइंडिंग है ना। इन दोनों वाइंडिंग के बीच में गैप मेंटेन करना होगा, गैप मेंटेन करना होगा, तभी जाकर के यहाँ पर जो चौथी वाली वाइंडिंग है उसके लिए प्रॉपर जगह बच पाएगा। नहीं तो या तो जगह कम हो जाएगी या जगह ज़्यादा हो जाएगा, है ना, जगह ज़्यादा हो जाएगा। तो जहाँ पर दो कॉइल के बीच की दूरी कम होगी ना, वहाँ पर कोर लॉस ज़्यादा होगा, है कि नहीं, वहाँ पर का कोर ज़्यादा हीट होगा। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है ना। कोर टाइप ट्रांसफार्मर में जब वाइंडिंग प्लेसमेंट करेंगे आप, मतलब कि दोबारा उसमें रखेंगे, उस दौरान इस चीज़ को ध्यान रखना है कि दो वाइंडिंग के बीच में इक्वल डिफरेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दो कॉइल के बीच में 10 mm का रखें और तीसरे वाले के में 15 mm का गैप रख दिए, तो ऐसा नहीं होगा, है ना, मन मर्जी नहीं चलेगी। औद्योगिक परिवेश में बड़े पैमाने पर शॉर्ट सर्किट से निपटने हेतु किस प्रकार का परिपथ वियोजक उपयुक्त होता है, बताओ। विच टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर इज बेस्ट सुटेबल फॉर हैंडलिंग लार्ज स्केल शॉर्ट सर्किट इन ए इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट। इसमें तो मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर होगा ना, है कि नहीं, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर ही होगा, MCCB। और देखना MCCB जो होते हैं ना, ये 1000 वोल्ट तक होते हैं, ये 1000 वोल्ट तक रेटिंग वाले होते हैं। इस बात का आप लोग थोड़ा ख्याल रखना। और सबसे बड़ी बात है कि मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर में इसको हम रिपेयर कर सकते हैं, अनुरक्षण योग्य होता है। ये कैसी होती है, अनुरक्षण योग्य होती है। अगर इसके कल पुर्जे खराब हुए तो उसको हम सही कर सकते हैं खोल के। और दूसरी बात कि इसमें टाइमर होता है, इसमें टाइमर की सुविधा होती है। इसमें आज हिंदी भूल गया लिखना, है ना, टाइमर को माइमर लिख रहा हूँ मैं। टाइमर की सुविधा इसमें होती है। किसकी सुविधा, टाइमर की सुविधा होती है। मतलब कि अलग अलग लोड पर इसको सेट करके चला सकते हैं, है ना। जैसे कि मान लो अगर 10 एम्पियर के लोड पर हमें एक MCB लगाना है तो हमें उसके हिसाब से चूज करना होगा MCB, है ना। उसको हम 50 एम्पियर लोड के लिए यूज नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके पास MCCB है 1000 वोल्ट रेटिंग वाला और आपको 100 एम्पियर का लोड चलाना है, तो आप टाइमर से जो ट्रिपिंग सेटिंग है उसको सेट कर दो कि भाई 100 एम्पियर पर ये ट्रिप, 100 एम्पियर से ज़्यादा करंट पर ये ट्रिप हो जाए। तो ये इस हिसाब से मोल्डेड के सर्किट ब्रेकर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर की कंपैरिजन में। फ्यूज क्या है, तो फ्यूज तो किसी भी परिपथ का, है ना, फ्यूज क्या होता है, परिपथ का सबसे कमज़ोर हिस्सा, सबसे कमज़ोर हिस्सा। कई बार एग्जाम में ना पूछा भी जाता है कि परिपथ का सबसे कमज़ोर हिस्सा कौन सा है, तो परिपथ का सबसे कमज़ोर हिस्सा जो होता है उसको हम कहते हैं फ्यूज, उसको हम क्या कहते हैं, फ्यूज। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर सबसे घटिया सर्किट ब्रेकर, और ये जो है ना ये 100 एम्पियर रेटिंग तक के होते हैं। इसके बाद MCCB आ जाते हैं और इसको अनुरक्षण नहीं कर सकते, खराब हुआ उठा के फेंक दो। रेजिडुअल सर्किट ब्रेकर यानी कि RCB,
ये RCB है ना, ये अर्थ लीकेज पर काम करती है। किस पर काम करेगी? अर्थ लीकेज परिपथ ब्रेकर होता है। जैसे ही किसी सर्किट में करंट लीकेज होगा, ये तुरंत क्या करेगी? सर्किट को ट्रिप करा देगी। आपको पता है ना, आपको क्या पता है कि किसी परिपथ में किसी परिपथ में जो करंट चल रहा है, उस करंट का 1/5000वें भाग तक करंट अगर लीकेज हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, इतना एक्सेप्टेबल है। अगर जैसे कि मान लो कि 100 एम्पियर की धारा चल रही है एक परिपथ में, है ना, 100 एम्पियर की धारा एक परिपथ में चल रही है, तो 100 एम्पियर का 1/50,000वें भाग आप डिवाइड कर लेना, कितना एम्पियर आता है। उतना एम्पियर करंट अगर लीकेज हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर उससे ज़्यादा होती है तो तुरंत पेनाल्टी चार्ज आप पे गवर्नमेंट लगाएगी, विद्युत विभाग पेनाल्टी चार्ज लगाने लगेगी। इसीलिए RCB को लाया गया है कि जरा सा भी करंट लीकेज हो, है ना, तो जरा सा भी करंट लीकेज हो तो सर्किट तुरंत ट्रिप हो जाए, सर्किट में सप्लाई जाना बंद हो जाए, है ना, ताकि इस नियम का उल्लंघन ना होने पाए। नियम को हमें मानना है ना, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल को मानना है कि नहीं मानना है? मानना है। इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए हम RCB लगा दिए। अर्थ लीकेज को ये तुरंत क्या करता है? रोकता नहीं यार, सर्किट को ट्रिप कराता है। जैसे शॉर्ट सर्किट होता है तो MCB सर्किट को ट्रिप करा देती है, वैसे ही RCB होती है ना। वैसे ही सब होता है, नॉब होता है ऑन ऑफ करने के लिए, उसमें स्विच होते हैं, 1 पोल 2 पोल 3 पोल टाइप के होते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ इंसुलेटर इज मोस्ट सुटेबल फॉर हैंडलिंग सिग्निफिकेंट मैकेनिकल स्ट्रेस? हाँ, मैकेनिकल स्ट्रेस से याद आया मेरे को कि महत्वपूर्ण यांत्रिक प्रतिबल के प्रहसन के लिए किस प्रकार का विद्युत रोधक सर्वाधिक उपयुक्त है? ये विकृति सह प्रतिरोधक यानी कि स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर। ये आप देख लो, ये देख लो, ये एक टावर है, पोल है और यहाँ पर लगी हुई है। जो स्ट्रेन है ना, इसका प्रयोग वहाँ पर किया जाता है जिस लाइन में खिंचाव दबाव ज़्यादा है, दबाव नहीं खिंचाव ज़्यादा है। जैसे कि लाइनों के प्रारंभ में और अंत वाले पोल में, है ना, अंत वाले पोल में इसका जो है प्रयोग किया जाता है। तो इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? आपने देखा, अरे देखने, ये जो लिखा हो इसको देखो, लाइनों के शुरू में, जहाँ से लाइन शुरू हो रही है वहाँ पर और जहाँ पर लाइन ख़त्म हो रही है वहाँ पर इसका जो प्रयोग है, इसका प्रयोग वहाँ पर किया जाता है। और ज़्यादातर इसका जो यूज़ है ना मेरे भाई, वो वहाँ पर की जाती है। डेड लाइनों में भी इसका प्रयोग की जाती है। कहाँ पर? डेड लाइन में, है ना, यानी कि अंतिम खंभा। डेड लाइन का मतलब क्या हुआ? अंतिम खंभा, जहाँ पर अंतिम वाला पोल होगा, जहाँ से लाइन खत्म हो जाएगी, वहाँ पर भी इसका प्रयोग करते हैं, है ना। और दूसरा कि कोनों में, है ना, कोनों पर, मोड़ पर, कहाँ पर? कोनों पर, मोड़ पर, इन सभी जगह पर इसका प्रयोग करते हैं। निलंबन इंसुलेटर, ये इंसुलेटर तो हर टावर लाइन में आपको देखने को मिलेगा। 33 kV से अधिक लाइनों में तथा 765 किलोवोल्ट तक के लाइनों में, है ना। 33 किलोवोल्ट से अधिक है, क्योंकि 33 किलोवोल्ट से अधिक 25 किलोवोल्ट तक की सप्लाई कहाँ काम में आती है? रेलवे लाइनों में, है ना। रेलवे लाइनों में जो ट्रेन के इंजन में जो पावर आती है वो 25,000 किलोवोल्ट वाली लाइन से उसकी पावर आती है। तो 33 किलोवोल्ट से ज़्यादा 25 है, 25 के बाद 33 है, 33 से ज़्यादा 66 किलोवोल्ट से लेकर के 765 किलोवोल्ट तक की लाइन में हम निलंबन विद्युत रोधी प्रतिरोधक का प्रयोग करते हैं। और ये कांच का बना होता है। हर एक इंसुलेटर 11 किलोवोल्ट के लिए डिज़ाइन होता है, लिख लेना। पोस्ट इंसुलेटर जो है, इसका जो प्रयोग है ना, वो वहाँ पर करते हैं 11,000 वोल्ट से लेकर के
11,000 वोल्ट से लेकर के 11 केवी से लेकर के 1100 केवी तक इसका प्रयोग किया जाता है पोस्ट इंसुलेटर का, है ना। ठीक है, वो पोस्ट इंसुलेटर जो आपके सर्विस लाइन में लगा होता है ना, उसको आप देख करके बोल रहे हैं कि सर 230 वोल्ट में ही यूज होता है, लेकिन यहाँ पर भी होता है। पिन टाइप इंसुलेटर जो है ये 33 किलो वोल्ट तक ही यूज होती है, 33 किलो वोल्ट तक ही जो इसका प्रयोग है वो होता है ना। इस बात को हमेशा याद रख लेना, ठीक है ना। आंसर दिया कि नहीं दिया मैं? ऑप्शन नंबर बी सही होगा ना, विकृति प्रतिरोधक। भाई मैराथन क्लास है यार, मैराथन क्लास ना, मैराथन का मतलब ही यही होता है कि सवालों का निचोड़, प्रश्नों का निचोड़, है ना। मैं आपको ये जो सॉल्यूशन दे रहा हूँ ना, ये आपको 4 से 5 बुक का सॉल्यूशन दे रहा हूँ, एक बुक से नहीं पढ़ा रहा मैं, ये 4 से 5 बुक का निचोड़ मैं आपको दे रहा हूँ, है ना। आप क्या करते हैं कि बुक का 4 पन्ना पलट के थक जाते हैं ना, मैं हर बुक का 40 पन्ना और वैसा 4 से 5 बुक का पन्ना पलटता हूँ डेली, चीज़ों को सीखता हूँ, समझता हूँ और आपको बताने का प्रयास करता हूँ। मेरा एक ही लक्ष्य होता है, जब भी मैं कैमरे के सामने खड़ा हूँ, जब भी मैं आपके सामने खड़ा हूँ ना, तो मैं पूरे ईमानदारी से आपको पढ़ाऊँ, है ना। और एक उद्देश्य के साथ आता हूँ कि मुझे आज बच्चों को क्या सिखाना है कि नहीं। ये होता है मैराथन क्लास। तो मैराथन क्लास वो नहीं, रील नहीं है ये कि भाई 2 सेकंड में ख़त्म हो जाएगा। ये मैराथन क्लास है, इसमें आपको चलना पड़ेगा, इसमें आपको दौड़ना पड़ेगा, पहले भागना पड़ेगा, फिर दौड़ना पड़ेगा, दौड़ते दौड़ते थक गए तो चलना पड़ेगा, चलते चलते भी थक गए तो आपको रेंगना पड़ेगा, और रेंगते रेंगते भी थक गए ना तो आपका घिसटना पड़ेगा, लेकिन चलना है आपको, रुकना नहीं है। इसको कहते हैं मैराथन क्लास, ठीक है ना। बाकी सारी चीज़ें सही चल रही हैं। नेक्स्ट है अगला 216 हो गया ना कंप्लीट। 17 देखो भाइयों, 17 क्या कह रहा है, अपने आप में 17 बोल रहा है कि केबल का आकार चुनते समय स्वीकार्य वोल्टता पात, मतलब कि स्वीकार्य वोल्टता पात पर विचार करना क्यों महत्वपूर्ण है। कहते हैं ना कि सिंगल फेज जो वोल्टेज होता है उसमें ±3% कम या ज़्यादा हो सकता है। जैसे कि 230 वोल्ट का 3% कितना होगा, है ना। तो 230 वोल्ट का 3% एक बार जोड़ दो, जितना वोल्टेज आएगा शायद 15 वोल्टेज आएगी। एक बार 230 है ना, देख लो कितना आएगा, ऐसे कुछ आएगा 11-15 वोल्टेज, है ना। तो एक बार 11 वोल्टेज, मान लो 11 वोल्ट आता है, तो एक बार आप 11 वोल्ट जोड़ दो और एक बार 11 वोल्ट, अरे 11 वोल्ट नहीं आएगा यार, जो भी वोल्टेज आएगा उतना वोल्टेज एक बार 230 में प्लस कर दो, एक बार 230 में माइनस कर दो। तो ये क्या है, स्वीकृत वोल्टेज ड्रॉप है। मतलब विद्युत विभाग ने, है ना, ऊर्जा मंत्री नाम याद है, ऊर्जा विभाग ने या फिर इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल ने ये खुद ये रूल बनाया है कि 3% वोल्टेज कम ज़्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, अगर इससे ज़्यादा वोल्टेज होता है तो वही दिक्कत आ जाएगी सर्किट में, है ना। तो इन्होंने कहा है कि केबल को जब आप सिलेक्ट करो, जब आप केबल को चुनो, उस समय स्वीकार्य वोल्टता पात पर विचार करना क्यों महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि अगर ये तार है ना, हम यहाँ पर 415 वोल्ट का एसी सप्लाई देते हैं, तो यहाँ पर कम से कम 400 वोल्ट आना चाहिए, कम से कम 400 वोल्ट आना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि 250 वोल्ट ही आ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि 800 वोल्ट आ गया, 250 वोल्ट आती है तो भी दिक्कत है, क्योंकि सारे उपकरण यहाँ पर 3 फेज वाले हैं, कम वोल्टेज पर उतने अच्छे से संचालित नहीं होंगे। हाई वोल्टेज आता है तो ये सारे उपकरण के जल जाएंगे, खराब हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। इसलिए स्वीकार्य वोल्टता पात पर विचार करना आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पर स्वीकार्य वोल्टेज सीमा के अंदर वोल्टेज आए, मतलब कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि लोड सिरे पर वोल्टता स्वीकार्य सीमा के भीतर हो। मतलब कि यहाँ पर क्या लगा होगा, यहाँ पर लोड लगा होगा, है ना, भार, यहाँ पर क्या लगा होगा, भार। मान लो कि 3 फेज का मोटर है, अगर उसको सही से वोल्टेज नहीं मिला तो क्या वो चलेगी, जल जाएगी। ज़्यादा वोल्टेज मिलेगी तो भी जल जाएगी, है ना। तो कम से कम इतना वोल्टेज होना चाहिए। और मीडियम वोल्टेज में कहते हैं ना ±5%,
5% वोल्टेज जो है वो वोल्टेज ड्रॉप हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और करंट का क्या है, एक डीसी में है 1/2000वें भाग और एसी में है 1/5000वें भाग से कम करंट लीकेज नहीं होना चाहिए, सॉरी उससे ज़्यादा करंट लीकेज नहीं होना चाहिए। और वोल्टेज में है कि सिंगल फेज में ±3%, मीडियम वोल्टेज में ±5%। ठीक है, आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि भाई यहाँ पर हमने इतना वोल्टेज भेजा और यहाँ पर इतना वोल्टेज पहुँचना चाहिए, इससे न कम इससे न ज़्यादा, तब तो ठीक है मामला। अगर इससे कम ज़्यादा हुआ तो सिस्टम हैंग हो जाएगा, है ना। हाउ डज चेंजिंग द नंबर ऑफ स्टेटर पोल इफेक्ट द स्पीड ऑफ एन इंडक्शन मोटर। बहुत प्रभाव पड़ेगा। स्टेटर ध्रुव की संख्या बदलने से प्रेरण मोटर की चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अरे प्रभाव क्यों नहीं पड़ेगा भाई, चाल जो है सिंक्रोनस स्पीड है 120 fs बटा पोल, है ना। पोल मतलब ध्रुव, पोल मतलब ध्रुव, है ना। तो ध्रुव की संख्या को हम घटा बढ़ा करके देख लेते हैं। ध्रुव की संख्या को आप बढ़ाओगे तो सिंक्रोनस स्पीड घट जाएगी, ध्रुव की संख्या को घटाओगे तो सिंक्रोनस की स्पीड बढ़ जाएगी। तो फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? पड़ रहा है सर। कैसे पड़ रहा है? व्युत्क्रमानुपाती। इसका मोटर की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। पागल है क्या? यह मोटर की तुल्यकालिक चाल को बढ़ाता है। क्या बोल रहा है? स्टेटर की संख्या बदलने से, गलत। यह प्रदाय वोल्टेज को कम करता है, यह रोटर की चाल को अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ाता है। स्टेटर ध्रुव की संख्या बदलने से प्रेरण मोटर की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? मोटर की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसा हो नहीं सकता। यह मोटर की तुल्यकालिक चाल को बदलता है, ऑप्शन नंबर। तभी तो मैं सोचूं ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है मुझे, है ना, जिसको मैं बता सकूं कि ये सही आंसर है। देखो दोस्तों, नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ वाइंडिंग फॉर एन एसी मोटर। ये तो ग्रामे वाइंडिंग है ना, ग्रामे वाइंडिंग ही एसी मोटर में की जाती है। बास्केट वाइंडिंग, बास्केट वाइंडिंग का यूज पता है कहाँ पर करते हैं? इसका जो प्रयोग है ना मेरे भाई, वो मोटर में करते हैं और मोटर के साथ साथ ये ट्रांसफार्मर में भी करते हैं इसका प्रयोग। कहाँ पर? मोटर ट्रांसफार्मर दोनों में। कंसेंट्रिक वाइंडिंग, इसका तो यूज है ना वो वहाँ पर छोटी आकार वाली प्रेरण मोटर, वो भी सिंगल फेज वाली प्रेरण मोटर में इसका जो प्रयोग है वहाँ पर किया जाता है कंसेंट्रिक वाइंडिंग का। और दूसरा वहाँ पर भी ब्रूसलेस डीसी मोटर, ब्रूसलेस डीसी मोटर, है ना, ध्यान रखना। जो ब्रूसलेस डीसी मोटर होती है ना, कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग। अच्छा, जो ट्रेन जो होते हैं, ट्रेन के अंदर जो पंखे लगे होते हैं ना छत पे, वो ब्रूसलेस डीसी मोटर होती है, उस पर कंसेंट्रिक वाइंडिंग यूज करी जाती है। और जितने भी छोटी साइज वाली छोटी सिंगल फेज की इंडक्शन मोटर होती हैं जो एसी सप्लाई से चलती हैं, उनमें भी कंसेंट्रिक वाइंडिंग की जाती है। और स्किन वाइंडिंग कहाँ करते हैं? स्किन वाइंडिंग का मेरे को अभी पता नहीं है। ये भी अच्छा, स्किन वाइंडिंग का वहाँ पर प्रयोग करते हैं जो कि उच्च आवृत्ति सप्लाई से चलने वाली प्रेरण मोटर, है ना, चलने वाली प्रेरण मोटर, वहाँ पर इसको प्रयोग में लेते हैं। ठीक है मेरे भाई, कहाँ पर? उच्च आवृत्ति सप्लाई से चलने वाली प्रेरण मोटर में हम स्किन वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। कंसेंट्रिक वाइंडिंग छोटी आकार वाली सिंगल फेज की प्रेरण मोटर और ब्रूसलेस डीसी मोटर में, बास्केट वाइंडिंग इंडक्शन मोटर और ट्रांसफार्मर दोनों में, ग्रामे वाइंडिंग एसी मोटर में की जाती है। सबका हो गया। सॉरी, ग्रामे वाइंडिंग नहीं की जाती एसी मोटर में, है ना, उल्टा हो रहा था। अगला नेक्स्ट सवाल। हर मैराथन क्लास में 25 सवाल होता है, देखना 20 तक पहुंच गए, 5 ही सवाल बचा है, बस थोड़ा सा पेशेंस बना के रखो, धैर्य बना के रखो दोस्तों, भागना मत, स्किप मत करना, मुझे बहुत बुरा लगेगा। स्किप कर दोगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, रो दूंगा मैं, है ना। मेरा प्यार, मेरा हंसी, सब कुछ आप ही हो।
आप हो तो मैं हूँ, मेरा अस्तित्व ना आपसे ही है ना। अगला है कि कुंडलन विन्यास के संदर्भ में पश्च अंतराल और अग्र अंतराल एक दूसरे के किस प्रकार संबंधित होते हैं। एक दूसरे के देखना संबंधित बहुत होते हैं, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो लघु अंतराल कुंडल में पश्च अंतराल अपेक्षा किस अधिक होता है, गलत बोल दिया। पूर्ण अंतराल कुंडल में सदैव बराबर होते हैं। हाँ देखना यार, क्या दिखाऊं, अच्छा देखना, जो प्रगामी वाइंडिंग होता है ना, वाइंडिंग कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है प्रगामी वाइंडिंग और दूसरा होता है प्रतिगामी वाइंडिंग। प्रतिगामी वाइंडिंग, प्रगामी वाइंडिंग में ये होता है कि जो हमारी बैक पिच होती है मोटर की वो ज़्यादा होती है, फ्रंट पिच ज़्यादा होती है और बैक पिच कम होता है। और प्रतिगामी में थोड़ा उल्टा मामला होता है, फ्रंट पिच छोटा बैक पिच बड़ा। ठीक है, ये तो आपने देख लिया। लेकिन एक बात और ध्यान रखना कि जो शॉर्ट पिच वाइंडिंग होती है, कौन सी वाइंडिंग, शॉर्ट पिच वाइंडिंग। शॉर्ट पिच वाइंडिंग में शॉर्ट पिच वाइंडिंग में बैक पिच जो होता है ना वो पोल पिच के 180 अंश से कम। शॉर्ट पिच वाइंडिंग में जो हमारी पश्च अंतराल होती है ना, ध्यान से लिख लेना, पश्च अंतराल पोल पिच से कितना, पोल पिच से 180 डिग्री से कम है ना, ये कम का साइन है। मतलब कि मेरा बताने का ये मतलब है, मेरे बताने का मतलब ये है, ये हमने एक कॉइल तैयार कर दिया। अब जो हमारी शॉर्ट पिच वाइंडिंग है ना, आ गया, शॉर्ट पिच वाइंडिंग यहाँ से हो जाएगी, यहाँ से ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो पिच है वो कितना है, 180 डिग्री वैद्युतिक रूप से। लेकिन ये 180 डिग्री से कम हो गया है ना। और लॉन्ग पिच में क्या होता है, लॉन्ग पिच वाइंडिंग में क्या होता है कि जो पश्च अंतराल होती है, जो पश्च अंतराल होती है वो पोल पिच का पोल पिच से 180 डिग्री से अधिक, पोल पिच का मान 180 डिग्री से अधिक होता है ना। तो 180 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम ये किस किस कंडीशन में होता है वो मैंने बता दिया आपको। लेकिन 180 डिग्री किस कंडीशन में होता है, जब वाइंडिंग कैसा हो, पूर्ण पिच वाली हो, जब कुंडलन कैसा हो, पूर्ण अंतराल वाला हो, है ना, तब बैक पिच और फ्रंट पिच दोनों एक बराबर होते हैं। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। तो सी और डी की तरफ हम जाएंगे ही नहीं, हम सी और डी की तरफ जाएंगे ही नहीं, मामला यहीं पर टोटल खत्म हो चुका है। ठीक है मेरे भाई, बड़ा रंग बिरंगा सॉल्यूशन दे रहा हूँ यार, है ना, मतलब कि पढ़ाने में बहुत आनंद आता है। दुनिया का मतलब कि दुनिया में तो बहुत काम है, लेकिन मुझे सबसे प्यारा काम जो लगता है ना वो यही काम लगता है, कलम। और एक बात मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, वो भी 100% सही, कि मेरे भाई दुनिया में कोई भी इंसान, कोई भी सामान, कोई भी चीज़ें आपको धोखा दे सकती है, लेकिन इकलौता एकमात्र ये कलम यही धोखा नहीं देती है। इसलिए इस कलम पर भरोसा रखना, भले अपने आप पर भरोसा ना हो, ठीक है ना। इसीलिए दोस्तों कलम से क्रांति की जाती है और कलम की ताकत से आप अपना भविष्य लिख सकते हैं, है ना, कलम की स्याही से। तो ध्यान रखना। नेक्स्ट अगला पेश करता हूं, सवाल है 221 नंबर का, कि प्रकाश के प्रदीपन में उपयोजन गुणक यानी कि यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या है। देखना, यूटिलाइजेशन फैक्टर का मतलब ये होता है ना कि जैसे ये एक बल्ब है ना, ये एक बल्ब है मान लो। अब यहाँ पर सतह है, ये बल्ब है, ये क्या है, ये बल्ब है और ये इसका सतह है। अब देखना, इस बल्ब से प्रकाश उत्पन्न हुआ मान लो कितना, 100 ल्यूमेन का, कितना, 100 ल्यूमेन का प्रकाश उत्पन्न हुआ। लेकिन यहाँ पर पहुँचते पहुँचते ना मान लो कि बहुत कम प्रकाश बच रहा है,
है ना। यहाँ पर पहुँचते पहुँचते प्रकाश का मान बहुत ज़्यादा कम हो जा रहा है, ये देखो एकदम कम हो जा रहा है ना। तो कुल मिलाकर के कि जितना प्रकाश उत्पन्न हुआ प्रकाश स्रोत से और सतह पर कितना प्रकाश आया उसका अनुपात कहलाता है यूटिलाइजेशन फैक्टर। क्योंकि हम यूज तभी करेंगे जितना प्रकाश यहाँ पर उत्पन्न हुआ है, कितना प्रकाश सतह पर आ रहा है, जितना सतह पर आ रहा है उसी प्रकाश को हम यूज करेंगे। मान लो ऐसा कि एक बल्ब हमने ऐसा बना दिया, अरे कहाँ पे बना दूं भाई, एक बल्ब ऐसा बना दिया कि सतह नीचे है लेकिन पूरा का पूरा प्रकाश ऊपर जा रही है, प्रकाश 90% ऊपर चली जा रही है और नीचे 10% आ रही है। तो बताओ नीचे तो छाया जैसे दिखेगा कि नहीं दिखेगा? तो छाया जैसे दिखेगा तो अंधेरे में क्या हम कोई काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, मतलब कि उसको यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। यूटिलाइज उतने ही प्रकाश को करेंगे जो सतह पर पड़ेगा। तो यही है हमारी यूटिलाइजेशन फैक्टर। और यूटिलाइजेशन फैक्टर में मैं एक बात कहना चाहूँगा, कहाँ पे लिख दूँ यार, है ना, यहाँ पे लिख रहा हूँ कि जो यूटिलाइजेशन फैक्टर होता है ये प्रत्यक्ष लाइट नहीं, प्रत्यक्ष लैंप में यूटिलाइजेशन फैक्टर का मान जो होता है वो 0.25 से 0.5 तथा अप्रत्यक्ष लाइट में 0.1 से 0.3 मान होता है ना, मान होता है। ये गांठ बांध के रख लो अपने जुबान पे और नोटबुक में नोट कर लो, उतार लो, छाप लो, है ना, कि यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या होता है कि जो सतह पर जितना प्रकाश आएगा उसी को हम यूटिलाइज कर पाएंगे, बाकी को हम यूटिलाइज नहीं करेंगे, है ना। तो यूटिलाइजेशन फैक्टर दो प्रकार से होता है कि जो एक डायरेक्ट रूप से प्रकाश नीचे आ रही है उसका कितना मान होता है 0.25 से लेकर के 0.5 और अप्रत्यक्ष लाइट में 0.1 से लेकर के 0.3 के बीच इसका मान होता है ना। दो प्रकार की लाइटें होती हैं, आपने सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा, ठीक है मेरे भाई। तो ये चीज़ें होती हैं। अब देखना कई बार होता है ना कि लैंप में डस्ट बैठ जाती है, लैंप में धूल बैठ गया, लैंप में धुआं बैठ गया, है ना, या फिर लैंप में जो ग्लास लगी है वो ग्लास धुंधला हो गया। तो बल्ब तो मान लो कि पूरा प्रकाश उत्पन्न कर रहा है लेकिन बाहर प्रकाश नहीं आ पा रही है, तो ऐसे में भी सतह पर कम प्रकाश पड़ेगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं देखो जो डिपेंड करता है इस पर कि लैंप से प्रकाश कितना उत्सर्जित हो रहा है और बाहर कितनी आ रही है, कितना हमें मिल रहा है। ऑप्शन क्या है? अवशोषित कुल, नहीं अवशोषित वाली तो बात ही नहीं है। लैंप द्वारा उत्सर्जित कुल ल्यूमेन, ठीक है, पर्यावरण द्वारा अवशोषित नहीं, कार्यतल तक पहुंचने वाले कुल ल्यूमेन, लैंप द्वारा दिए गए कुल ल्यूमेन का अनुपात, ये बिल्कुल करेक्ट बात है। अवशोषण के बाद नहीं, ये भी गलत है। नेट ल्यूमेन ये होता है टोटल मामला। आगे बात समझ में? अरे आएगा क्यों नहीं समझ में, जिसको पढ़ने का मन नहीं होगा ना। देखो जिसके अंदर ना सीखने की लालच होगी, जिसके अंदर सीखने की ललक होगी ना, चाहत होगी, वो चीज़ें सीख ही लेता है यार किसी न किसी प्रकार से, है कि नहीं। इफ़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ एन इंसुलेटर 60 हर्ट्ज और 4 पोल है, बताओ सिंक्रोनस मोटर की स्पीड कितनी होगी? अरे 4 पोल 60 हर्ट्ज में तो 1800 आरपीएम ही होता है। सवाल को घुमा दिया बस, अभी तो सॉल्व कराया था मैंने। नेक्स्ट है कि द मैनुअली ब्रेकिंग। अच्छा देखना, ये बोल रहा है कि सर्किट ब्रेकर आपके पास एक है, ध्यान से सुनना। आपके यहाँ एक सर्किट ब्रेकर हमने लगा दिया, उस सर्किट ब्रेकर के लिए मैनुअली ब्रेकिंग काम नहीं कर रहा है। मतलब कि जो स्प्रिंग है, मैनुअली ब्रेकिंग का मतलब क्या है, स्प्रिंग है वो काम नहीं कर रहा है, वो मान लो जाम हो गया है, जंग लग गया है। तो इसका निम्नलिखित में से क्या कारण हो सकता है ना। देखो यार क्या कारण हो सकता है, मैनुअली ब्रेकिंग सिस्टम के लक्षण काम ना कर। अच्छा देखना, जो हमारी मैनुअली स्प्रिंग है, जो हमारी मैनुअली स्प्रिंग है ना, वो काम नहीं कर रहा है, तो क्या कारण हो सकता है? लोडिंग स्प्रिंग
फॉल्ट हो सकता है। लोडिंग स्प्रिंग फॉल्ट क्या है, अरे मैं क्या लिख रहा हूँ, लोडिंग स्प्रिंग फॉल्ट, लोडिंग स्प्रिंग फॉल्ट के लक्षण, मतलब कि लोडिंग स्प्रिंग फॉल्ट अगर आता है तो उससे क्या क्या लक्षण होंगे। ये आपका है एयर सर्किट ब्रेकर, जिसको शॉर्ट में एसीबी कहा जाता है ना। तो लोड स्प्रिंग फॉल्ट के लक्षण क्या क्या होंगे देखना। सबसे पहला लक्षण होगा कि ब्रेकर रिसेट प्रॉब्लम, ब्रेकर रिसेट नुकसान। ब्रेकर रिसेट नुकसान का मतलब क्या है कि ब्रेकर को ऑन और ऑफ करने में दिक्कत होगी, है ना। ब्रेकर को ऑन ऑफ करने में दिक्कत इसलिए होगी क्योंकि स्प्रिंग काम नहीं करेगा ढंग से, ठीक है। दूसरा ये है कि ब्रेकर तो हमारी ट्रिप होगी, ब्रेकर जो है वो ट्रिप हो जाएगी लेकिन स्विच ट्रिप नहीं होगा, है ना। लेकिन स्विच ट्रिप नहीं होगा। क्यों नहीं ट्रिप होगा, क्योंकि स्प्रिंग काम नहीं करेगी, है ना। और तीसरा जो है वो है, मान लो कि बार बार ट्रिपिंग प्रॉब्लम, है ना, बार बार ट्रिपिंग नुकसान। तो सर्किट बार बार क्या हो जाएगा, ट्रिपिंग करेगा। यानी कि स्प्रिंग का काम क्या होता है, स्प्रिंग कभी सिकुड़ती है, कभी फैलती है, और मान लो कि स्प्रिंग में ही झोल है, स्प्रिंग काम नहीं कर रहा है अच्छे से, उसमें जंग लग गई है, पुरानी हो गई है, तो अगर मान लो कि कुछ भी करेगा तो वो फंस जाएगा, है ना। स्प्रिंग मान लो सिकुड़ता है तो फंस जाएगी, फैलेगा तो फंस जाएगा, तो बार बार ट्रिपिंग का कारण बन जाता है, ठीक है ना। और ब्रेकर तो ट्रिप हो जाएगा मान लो, लेकिन स्विच ट्रिप नहीं होगा। स्विच में स्प्रिंग लगी हुई है, ब्रेकर को रिसेट आप कर रहे हो ना, तो उसमें दिक्कत आएगी, क्योंकि रिसेट में भी ये रिसेट का ऑप्शन है, ये रही, ये रिसेट के लिए है, आपको दिख नहीं रहा है, ये रिसेट के लिए यहाँ पर एक बटन दिया गया है, ये रिसेट बटन है, रिसेट बटन है। ये रिसेट बटन में अंदर मालूम है क्या है, स्प्रिंग लगी है, तो रिसेट बटन में स्प्रिंग खराब हो गई है तो ये दिक्कत आएगी। तो मैनुअली ब्रेकिंग सिस्टम काम नहीं कर रहा है ना, तो लोडिंग स्प्रिंग फॉल्ट आपको देखने को मिलेगा। और बहुत सारी चीज़ें इसमें अंडर करंट रिले होता है, अंडर वोल्टेज रिले, ओवर करंट रिले और ओवर वोल्टेज रिले, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यानी कि करंट का मान ज़रूरत से कम हो गया तो भी सर्किट को ये ब्रेक कराएगा, ज़रूरत से ज़्यादा हुआ तो भी, वोल्टेज ज़रूरत से कम हो गया तो भी ट्रिप हो जाएगी, ज़रूरत से ज़्यादा हुआ तो भी ट्रिप हो जाएगी। हर हाल में इसके अंदर अर्थ फॉल्ट भी सुविधा है, आरसीसीबी का भी सुविधा है, अंडर वोल्टेज ओवर वोल्टेज की सुविधा है, अंडर करंट ओवर करंट की सुविधा है, लीकेज करंट की सुविधा है। हर चीज़ मतलब कि मल्टीपल वर्क के लिए हमारी इतनी बड़ी बड़ी ब्रेकर जो है ये सब स्टेशन में, पैनल्स में आपको देखने को मिलेगा, है ना, पावर स्टेशन में देखने को मिलेगा, सब स्टेशन में देखने को मिलेगा इतने बड़े ब्रेकर, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदीप्ति प्रणालियों में चमक शब्द का क्या संदर्भित है। चमक का मतलब ये हुआ ना कि अत्यधिक चमक के कारण असुविधा होगी और दृश्यता कम हो जाएगी। मतलब कहते हैं ना कि अगर कम प्रकाश है तो भी चीज़ें हमें नहीं दिखेंगी, अगर प्रकाश ज़्यादा हो गया तो चकाचौंध हो जाएगा, तो भी हम चीज़ों को सही तरीके से नहीं देख पाएंगे, है ना। तो एक विजिबल लाइट की ज़रूरत होती है, एक विजिबल लाइट की। अच्छा, मैंने ये मेरी दादी माँ ने सुनाया था, बोला कि मतलब कि चीज़ें ऐसी होती है ना, जीव ऐसे होते हैं ना कि जैसे इंसान हो गया, इंसान जो है ना कुछ चीज़ों को नहीं देख सकता, है ना। दादी पहले डराया करती थी कि मतलब कि भूत होते हैं, है ना, ऐसे करके हमें डराया करती थी। तो देखना, वो कहती थी कि बिल्ली जो होती है ना वो भूतों को देख लेती है, बिल्ली भूतों और चुड़ैलों को देख लेती है लेकिन इंसान नहीं देख पाता, ठीक है ना। या फिर जो बिल्लियाँ होती हैं उनकी
जो आँख होती है ना वो रात में चमकती है ना, इस प्रकार की बहुत सारी कहानियाँ सुनाई कर देती। और बिल्ली जो होती है ना, जो दूसरे जानवर हैं वो कम प्रकाश में चीज़ों को अच्छा देख लेते हैं। जैसे आपका उल्लू हो गया, उल्लू कम प्रकाश में देख लेता है रात को, लेकिन हमें नहीं दिखाई देता। ये सबसे बड़ा और सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है ना। और अत्यधिक चमक को हम ग्लेयर के नाम से जानते हैं। चलो भाई, आज के मैराथन का हर हर महादेव है 225 नंबर का क्वेश्चन कि 3 फेज पिंजरे प्रेरण मोटर की चाल को नियंत्रित करने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है। अभी देखना मैं कितनी विधियां आपको बता दूंगा, बहुत सारी विधियां। क्या बोल रहा है? चाल नियंत्रण विधि, चाल नियंत्रण विधि, यानी कि इंडक्शन मोटर के स्पीड को कंट्रोल करना है तो सबसे पहला विधि है कैस्केड नियंत्रण विधि, है ना, कैस्केड नियंत्रण विधि। दूसरा है वोल्टेज नियंत्रण विधि, है ना। तीसरा आवृत्ति नियंत्रण विधि। बहुत सारे नियंत्रण विधि हैं। आवृत्ति नियंत्रण अभी मैं बताता हूँ इसका पूरा डिटेल्स। और चौथा है पोल परिवर्तन नियंत्रण विधि, ठीक है ना। एक आधा और है कैस्केड वोल्टेज, एक और है रोटर प्रतिरोध, एक और है रोटर प्रतिरोधक नियंत्रण विधि या स्टेटर प्रतिरोधक, है ना। रोटर नहीं, स्टेटर लिखो आप यहाँ पर, स्टेटर, है ना। क्या होगा? स्टेटर प्रतिरोधक नियंत्रण विधि। तो ये कुल मिलाकर के कितने हो गए? एक कैस्केड, वोल्टेज, आवृत्ति, पोल, स्टेटर नहीं यार, स्टेटर नहीं, स्लिप रिंग में रोटर होता है ना, रोटर प्रतिरोधक नियंत्रण। देखना कैस्केड, वोल्टेज सब आपको समझ में आ गया। आवृत्ति वाला समझ लो, जो आवृत्ति को बढ़ाने से स्पीड बढ़ती है ना, क्योंकि सिंक्रोनस स्पीड जो है ना ये आवृत्ति के समानुपाती होती है, आवृत्ति के समानुपाती होता है, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जो आवृत्ति है ना, आवृत्ति को कम ज़्यादा करके मोटर की स्पीड को कम ज़्यादा कर लेते हैं, इसीलिए एक सिस्टम बना है VVF, है ना, वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोलिंग सिस्टम के द्वारा मोटर की स्पीड को कम ज़्यादा कर लेते हैं ना। गलत, आवृत्ति को बदलना, आपूर्ति आवृत्ति, ये सब गलत है। ऑप्शन नंबर ये सही है। चलो भाई, हमारी मैराथन संपन्न हुआ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने शुरू से लेकर के अंत तक मेरे साथ आप खड़े रहे और अड़े रहे, है ना। अपने सपनों को पूरा करने के लिए ईमानदारी से मेहनत आपने किया और ये जानकर बहुत अच्छा लगता है। देखना यार, क्या है ना कि कोई भी चीज़ है, किसी भी फील्ड का, जैसे जैसे लोग चीज़ें मतलब कि क्लास देखना शुरू करते हैं ना, फिर उनको लगता है अरे क्या देखें, बाद में देख लेंगे, नींद आ रही है, हाँ, मुंह फाड़ फाड़ के उबासी लेने लगते हैं, है ना। किसी का फ़ोन आ गया या कहीं जाना हो गया, तो बहाने लाख मिल जाते हैं डाइवर्ट होने के लिए। लेकिन जो हर चीज़ को झेल करके और पूरा क्लास को देखता है ना, वही कंटेंट पूरा पाता है, ठीक है ना। बाकी अगर किसी भी विद्यार्थी का सिलेक्शन नहीं हुआ है तो उसकी कमी की वजह से और उस कमी को झांकने की और उस कमी को पूरा करने का ये जो जिम्मा है ये आपका ही है, ठीक है ना। चलिए, जिस उद्देश्य के साथ मैंने आया वो पूरा उद्देश्य हो चुका है मेरा। अब देख लेना, सभी क्वेश्चन आपके सामने हैं, हूबहू सारे क्वेश्चन है ना। ये देखो पोल वाला है, ये है सिस्टम, ये सारी चीज़ें हैं, कुछ भी नहीं मिटा है। देखो, अब इसका PDF आपको दबा के मिलेगा, ठीक है ना। तो क्लास को एक बार शेयर कर दो और लाइक कर दो दोस्तों, है ना। बाकी अपना ख्याल रखना, मिलते हैं कल सुबह 8 बजे फिर से एक दमदार क्वेश्चन के साथ। और दोस्तों कल सुबह 8 बजे आना मत भूलना।
लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि दिल से दिल तक की क्लास में दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।